वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई लाखों वर्षों पूर्व हमारे पृथ्वी पर आदि मानव रहते थे। तो इस काल के लोग क्या करते थे कि इस काल के लोग आखेटक करते थे, ये संग्रह करता थे। आखेटक मतलब शिकार करना, और ये संग्रह करता भी थे, मतलब हंटरर और गैदरर। ठीक है, अब ये शिकार भी करते थे और वो संग्रह भी करते थे। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और घूम घूम कर अपने भोजन का संग्रह करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ फिर कि आदि मानव जो थे वे अधिक विकास करने लगे और वह अपने बर्बर जंगली जीवन जो वो व्यतीत कर रहे थे, जंगली जीवन बड़े ही असभ्य थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि उनका निरंतर विकास होता गया वो सभ्यता की ओर अग्रसर हो गए। मानव के विकास की इस लंबी अवधि को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक एज। ये जो लंबी अवधि चली, ठीक है, विकास के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल को भी विद्वानों ने क्या किया कि पाषाण काल और धातु काल में उन्होंने विभाजित कर दिया, और प्रत्येक काल का विभाजन उन पदार्थों के नाम पे कर दिया जिसका आधार जिस टाइम पे वो जो भी पदार्थ हो या फिर जो भी वे उनके अपने दैनिक जीवन में अन्य उपकरणों का प्रयोग करते थे, उसके आधार पर ही उनकी सभ्यता के विकास के युग को निर्धारित कर दिया। मतलब जिन हथियारों या जिन औजारों का वो प्रयोग करते थे, उसके आधार पर ही उन्होंने उस युग का निर्धारण कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का विकास। अब मानव का विकास कैसे हुआ? तो मानव का वर्तमान स्वरूप उसके क्रमिक विकास का परिणाम है। आज हम जो भी है वर्तमान रूप में, उसके लिए निरंतर हमारा विकास हुआ है, तभी हम इस वर्तमान रूप में हैं। मानव का विकास वानर से जाना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले कहाँ पाए गए? अफ्रीका में ये प्रकट हुए, और अभी नूतन काल जिसे कहते हैं प्लेस्टोसिन के आरंभ में ये प्रकट हुए। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों से मिलते हैं। मानव के जिस रूप से साक्ष्य या प्राप्त हुए हैं, यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। परंतु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म, मतलब किसी भी वस्तु का अवशेष, मतलब जिससे उसे ही तो हम जीवाश्म कहते हैं, मतलब फॉसिल, कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है, जो कि वहाँ के हथनौरा नामक स्थान से मिलता है, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मानव के विकास में प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कहते हैं? जो मानव के विकास में सर्वप्रथम जो अवस्था आई उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से हम जान सकते हैं। और इस काल में क्या हुए? इस काल में कई नए नए आविष्कार भी किए गए जो मानव जीवन का हिस्सा बने। अब हम जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। ठीक है, मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक जानते हैं। चलिए आगे। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानवों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। अब इस काल को जानने के लिए हमारा जो एकमात्र स्रोत है, मतलब सोर्स है, वो क्या है? जो मानव द्वारा वस्तुएं जो उनके प्रयोग में लाई गई थी वही है। इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था। इस काल में क्या था कि मानव लेखन कला से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। भारतीय प्राग इतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, इसे याद रखिएगा, जिसने
1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। इन्होंने क्या किया कि 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक वहाँ पे एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने औजारों की खोज की। अब हम आ जाते हैं आगे ऐतिहासिक काल, जो 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। इस काल का मानव लिपि से तो परिचित था। अब इस काल का मानव क्या था, वो लिपि से तो परिचित था, परंतु उसकी वो जो लिपि थी वो पढ़ी नहीं जा सकी थी अभी तक। उसे हम क्या कहते हैं, आगे ऐतिहासिक काल। अब इसका उदाहरण अगर हम दें तो हड़प्पा सभ्यता भारत के आगे ऐतिहासिक काल में संबंधित है। वहाँ हमें लिपियाँ तो मिली हैं, वो परिचित तो थे उन लिपियों से, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। आगे देखते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इस काल का मानव क्या था कि लिपि से परिचित था और यह लिपि पढ़ी भी जा चुकी थी। मतलब ऐतिहासिक काल में जो लिपि से वो लोग जो थे परिचित भी थे और उन्होंने उसके बारे में पढ़ा भी था, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। अब पाषाण युग को मतलब स्टोन एज को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तो पहला है पुरापाषाण काल, ठीक है, जो 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का काल उसे बताया गया है। दूसरा है मध्यपाषाण काल, जिसे हम मेसोलिथिक एज कहते हैं, और पुरापाषाण काल को हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। और नवपाषाण काल को हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज। तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है निम्न पुरापाषाण काल, जिसे हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, जो 10 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व का है। और मध्य पुरापाषाण काल, जिसे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं, वो 50,000 से 40,000 ईस्वी पूर्व का उसका काल बताया गया है। उच्च पुरापाषाण काल मतलब अपर पैलियोलिथिक एज, इसका काल क्या बताया गया है, 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। अब हम जानेंगे पाषाण युग मतलब स्टोन एज, उसका आरंभ कैसे होता है, ठीक है। तो भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर जाना जाता है। अब पाषाण युग को हम कैसे जान सकते हैं, उनके द्वारा जो उस काल के जो मानव थे उनके द्वारा जो उपयोग किए गए औजार थे या हथियार थे, जो पत्थर के औजार थे, उनके माध्यम से, और जलवायु में जो परिवर्तन हुए उसके आधार पर हम पाषाण काल मतलब स्टोन एज को जान सकते हैं। भारत में पाषाण कालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित अधिकारी जो थे, मतलब 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के संबंधित जो अधिकारी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की, और उसे चेन्नई के समीप पलवरम में से एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, उन्हें क्या मिलता है, चेन्नई के समीप पल्लवरम से उन्हें पाषाण युग का उपकरण मिलता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। पुरापाषाण युग, अब हम आ जाते हैं पुरापाषाण युग पे मतलब पैलियोलिथिक एज पे, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के भारत इतिहास को कतिपय विद्वानों ने 2 कालखंडों में विभाजित किया है, ठीक है, जिसे हम पहला क्या कहते हैं, प्राक इतिहास प्री हिस्ट्री, और आगे इतिहास उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। प्राक इतिहास के अंतर्गत आने वाले भारतीय इतिहास के पाषाण काल में मनुष्य क्या करते थे कि वे शिकारी थे, घुमक्कड़ थे, घूम घूम कर अपने खाद्य पदार्थों को एकत्रित करते थे, उन्हें संग्रह करता बताया गया है, मतलब हंटर और गैदरर, ठीक है। प्राक इतिहास और ऐतिहासिक काल के मध्य को हम क्या कहते हैं, आग इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री कहा गया है, और इस काल में कृषि कार्य और पशुपालन से वे परिचित हो गए थे।
तो अब हम बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की। ठीक है, तो पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल को पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय बताया गया है। और इस समय मनुष्य पत्थरों, क्वार्ट्जाइट एक पत्थर है, बलुआ पत्थर, ठीक है, से निर्मित इसी क्वार्ट्जाइट से उन्होंने क्या किया कि हथियारों का निर्माण किया। हस्त कुठार, विदारिणी, खंडक। हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी और विदारिणी मतलब क्लिवर और खंडक मतलब चॉपर। ठीक है, इनका उपयोग वे करते थे और अधिकांश पुरापाषाण युग में उनका समय व्यतीत हुआ, मतलब गुजरा था। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। अब निम्न पुरापाषाण के जो स्थल है भारतीय महाद्वीप में सभी जगह पर, मतलब अधिकतर सभी क्षेत्रों में वे प्राप्त हुए हैं। और जिनमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो है असम की घाटी, नर्मदा नदी एवं बेलन घाटी प्रमुख है। और इस काल के लोग शिकारी थे, घुमक्कड़ जाति के थे और खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते थे। और इस काल का मानव जो था वह सभ्य था तथा उसका जीवन जो था वो प्रकृति पर ही निर्भर था। ये समूह में झील, नदी, गुफाओं में रहते थे और ये फल फूल मतलब शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे, उनके मांस खाते थे और मछलियों को पकड़ते थे, उसे खाते थे ताकि उनकी भूख मिट जाए। कृषि कार्य और पशुपालन को मतलब इनसे इनके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ठीक है, इन्हें अग्नि का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने क्या किया कि गुफाओं को अपना आवास बना लिया। और ये जानवरों के शिकार करते थे। अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को काटने के लिए इन्होंने कई औजारों जैसे हमने जाना कि इन्होंने हस्त कुठार, विदारिणी, खंडक का इन्होंने उसे बनाया उस पत्थर के द्वारा, ठीक है, क्वार्ट्जाइट के द्वारा। तो ये क्यों उन्होंने बनाया? ताकि वो अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके, जैसे काटने के लिए या फिर तोड़ने के लिए, चीरने के लिए, छीलने के लिए, ये सब वो कार्य वे कर सके। ठीक है, हथियार का उन्होंने इसीलिए निर्माण किया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो मध्य पुरापाषाण काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। शल्क उपकरण मतलब तेज धारी, ठीक है, उपकरणों की इस काल में क्या हुआ कि उसकी प्रधानता बढ़ गई। ठीक है, और कच्चे माल के रूप में क्वार्ट्जाइट के स्थान पे क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट का प्रयोग किया गया था, तो इस काल में क्या हुआ कि क्वार्ट्जाइट के स्थान पर उन्होंने क्या प्रयोग किया? चर्च और जैस्पर का उन्होंने प्रयोग किया। और इस काल में फलकों की सहायता से उन्होंने क्या किया? बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी जैसे उपकरण उन्होंने बनाए। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके काल में बहुत सारी फलकों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उन्हें क्या बता दिया गया? फलक संस्कृति। उन्हें उस काल को फलक संस्कृति बता दिया गया। ठीक है, इसे किसने नाम दिया था? प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर HD संकालिया ने इसे क्या बताया था? फलक संस्कृति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, HD संकालिया, ये याद रखिएगा। इसके मुख्य स्थल कहाँ थे? ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल के जो मुख्य स्थल थे वो कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस काल में मनुष्यों के ये हथियार पूर्व की अपेक्षा अधिक सुडौल, छोटे, धारदार और उपयोगी थे। अब अगर हम कंपेयर करते हैं मध्य पुरापाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल के औजारों से, तो इस काल में क्या हुआ कि उस काल की अपेक्षा इस काल के जो हथियार थे या फिर हम कह सकते हैं औजार, वो सुडौल थे, छोटे थे और धारदारी थे। ठीक है, और इस युग पत्थरों की पपड़ियों से बने औजार का ज़्यादा प्रयोग होता था। जो पत्थरों के पपड़ियों से प्रयोग मतलब बनाया गया औजार, इस काल में ज़्यादा उसका प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं, इस काल का मानव अभी भी भोजन संग्रह करता था, मतलब वो अभी भी घूम घूम कर भोजन एकत्रित करता था, परंतु वह गुफाओं में वास करने लगा था। लेकिन एक ऐसा आया समय कि वो
गुफाओं में वास करने लगे थे, ठीक है। और अग्नि के उपयोग से वो कुशल हो चुके थे, मतलब अग्नि से उनका क्या कार्य है, अग्नि से वो परिचित उससे हो गए थे। आगे देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो इस काल में आर्द्रता में कमी आई, मतलब जिस तरह लोग असभ्य थे ना उस काल में, बाकी कालों में, इस काल में क्या हुआ कि उनमें कमी आती है और जलवायु गर्म हो गई थी। अब उच्च पुरापाषाण काल में क्या होता है कि जलवायु जो थी वो गर्म हो गई थी और आधुनिक प्रारूप के मानव अर्थात होमो सैपियंस का उदय किस युग में हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है, होमो सैपियंस का। इस युग में औजार और हथियार के अतिरिक्त सींगों और हाथी के दांत से भी बहुत सारे औजार बनने लगे थे, मतलब सिर्फ पत्थरों से ही नहीं, सींगों से, हाथी के दांत से भी कई औजार बनने लगे थे। और इस युग के पाषाण के हथियार और औजार भारतवर्ष में कहाँ पाए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के पठार के आसपास पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इस काल के मानवों को उपयोग के लायक गुफाएं और शैल आश्रय मिले हैं। तो इस काल में भीमबेटका मानवों के उपयोग के बहुत सारी गुफाएं मिली हैं और शैल आश्रय भी मिले हैं, ठीक है। और इनमें उस काल में इनमें परिवार की प्रथा का भी विकास हो चुका था। स्त्री और पुरुष के बीच श्रम विभाजन भी हो गया था, ठीक है। इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी कि स्त्री कौन से काम करेंगे और पुरुष कौन से काम करेंगे। तो पुरुष क्या करते थे, वे भोजन संग्रह करते थे, शिकार करते थे और आखेट करते थे, आखेट मतलब शिकार। और स्त्री क्या करती थी, स्त्री घर की देख रेख करती थी उस काल में। ये पहाड़ों की गुफाओं में और सरिताओं, झीलों तथा झरनों के तटों पर टहनियों, पत्तों और घासों से बनी झोपड़ियों में रहते थे। तो ये पहाड़ों में जो गुफाएं थी उसमें रहते थे, सरिताओं और झीलों के तट पर, ठीक है, ताकि वो उपयोग कर सके उस जल का। तो वो क्या करते थे कि उनके तटों पर टहनियों, मतलब पत्तों के टहनियों, घासों से वो झोपड़ी बनाते थे और वहाँ रहते थे। आखेट ही उनके जीवन का मुख्य आधार बन चुका था, मतलब शिकार ही उनके जीवन का एक मुख्य आधार बन चुका था। जिन गुफाओं में उनका निवास, वहाँ उन्होंने दैनिक जीवन से संबंधित कुछ चित्रों को अंकित किया। अब जिन गुफाओं में वे रहते थे तो उन गुफाओं के दीवारों पर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे चित्र बनाए, अंकित किए और इनमें आखेट, पशु और मनुष्यों के बारे में मतलब भी उन्होंने चित्रित किया, मतलब उसमें उन्हें बनाया है, ठीक है। और इस युग के मानव जो थे वो जादू टोने से भी संबंधित थे, ठीक है। और अथवा ये गुफा चित्र उनके प्रारंभिक आध्यात्मिक संकेत चिन्ह है। अब उस युग के जिस तरह से चित्र बनाया गया है उन गुफाओं पे, तो उससे यही पता चलता है कि वे लोग जादू टोने से भी संबंधित थे, मतलब आध्यात्मिक, उनका प्रारंभिक जो आध्यात्मिक संकेत चिन्ह हम मान सकते हैं, ठीक है। इन्होंने शवों को भी दफनाना शुरू कर दिया था। तो इस काल के लोग शवों को दफनाना भी शुरू कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उत्खनन में उनके अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। शवों के साथ अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री मिली है, ठीक है। शवों, जैसा कि हमने देखा कि वे शवों को भी दफनाने लगे थे, तो उनके साथ कई प्रकार की पाषाण सामग्री, भोजन सामग्री और कुत्ते आदि भी मिले हैं, मतलब कुत्ते आदि के अस्थि पंजर उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि इस काल के मानव धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन के संबंध में किसी विशेष सिद्धांत की ओर बढ़ रहे थे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि उस काल के मानव धार्मिक जीवन के संबंध में किसी विशेष सिद्धांत की ओर बढ़ रहे थे, मतलब अग्रसर हो रहे थे और संभवतः ईश्वर की अनुभूति उन्हें हो चुकी थी, ठीक है। इनका पहला कदम हो सकता है, मतलब था।
इससे ये स्पष्ट होता है कि इस काल के मानव अभी भी असभ्य, बर्बर एवं जंगली थे, ठीक है। तथापि वह अपने जीवन में प्रगति कर रहा था, लेकिन भले ही वो जंगली थे या फिर असभ्य थे, लेकिन वे धीरे धीरे निरंतर प्रयासों के द्वारा वो प्रगति कर रहे थे, विकास कर रहे थे। वह विकासोन्मुख था और सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में इसका खूब विकास हुआ है। मतलब मानव काल का अगर हम बताया जाए कि सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में ही मानव का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति में उन्होंने तीव्र गति से प्रगति की है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा पूरा पाषाण काल यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी, जानकारी दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। एंड थैंक यू।